राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा की विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सारे सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव की घड़ी के बीच राजनीतिक दल लगातार ऐलान, वादे और घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और इनेलो से लेकर जेजेपी जनता को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी जहां विकास कार्यों के दम पर 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल को जनता के लिए परेशानी वाला समय बताने में लगी है। बीजेपी, कांग्रेस, साथ ही इनेलो और जेजेपी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। दिल्ली में हरियाणा आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। वादों की झड़ी से किसकी नैया होगी पार? और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे। आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकता है। 8% की बढ़ोतरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 के कर्मचारी हैं, 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज जो उनका मिनिमम पे स्केल है उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। और हमारे जो कौशल रोजगार के सभी भाई बहन हैं उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और 1 तारीख से, 1 जुलाई से ये इफेक्टेड होगा। सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की घोषणा करता हूं और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बनेगा। जितने भी हमारे भाई हैं उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड करेंगे, जितनी भी आवश्यकता वहां रहेगी उस पोर्टल से उठाएंगे और उठा करके उनको 13,000 रुपए का मानदेय तुरंत शुरू हो जाएगा। जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद के अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं उनको अब वेतन में बढ़ोतरी करते हुए 17,000 रुपया उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मचारी हैं उनको 16,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। 10 साल तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं। ये क्या बदलेंगे? जो हम कहते हैं वही कर रहे हैं। इन्हें करना कुछ नहीं, खाली तो की घोषणाएं करनी है। हमने जो कहा वो किया। मोटी मोटी बातें हम कर चुके हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये है, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, 2 लाख नौकरी देंगे और आपका गैस का सिलेंडर 500 का देंगे। इस प्रकार से जो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करेंगे। बहुत सारे काम हैं। बाकी घोषणा पत्र हमारा लागू होगा जब आ जाएंगे। जैसे 100 गज के प्लॉट में दिए थे, इन्होंने बंद कर दिए, हम देंगे। बच्चों की स्कॉलरशिप थी गरीब आदमी की, उनका वो करेंगे। और अब तो 100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान बना के। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए हैं। आज चर्चा में इसी को लेकर करने वाले हैं। चूंकि चुनाव नज़दीक है, सब अपनी अपनी बातें जनता के सामने रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से वादों की बौछार कर रहे हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा को भी अभी सुन रहे थे और मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी आपने सुना। तो तमाम रिएक्शंस अलग अलग दलों के, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी की तैयारियां चल रही हैं। तीसरी बार सरकार बनाने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि लगातार प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जनता से जुड़े मुद्दे और साथ ही ये भी बता रही है कि 10 साल में सरकार नाकाम रही है। तो कांग्रेस पार्टी सरकार की नाकामियां गिना रही है और सरकार विकास के कामों को गिना रही है।
उधर आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी में जुट रही है, साथ ही इनेलो और जेजेपी की तैयारी भी चल रही है। दोनों रीजनल पार्टी प्रदेश की आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में भी एक कैंडिडेट एक सीट पर अपनी लड़ाई और अब विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी आम आदमी पार्टी कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास जी आपका स्वागत है। जेजेपी से प्रवक्ता विवेक चौधरी हैं। विवेक चौधरी जी आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजवन दहीवाल हैं। रजवन जी आपका स्वागत है। आप प्रवक्ता नवीन गौड़ हैं। नवीन जी आपका स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूँ। हुड्डा साहब कह रहे हैं 10 साल में कुछ नहीं किया है, बहुत सारी बातें कर रहे थे अभी, लेकिन सरकार तो ये कह रही है, सरकार के नुमाइंदे तो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार हम रिपीट करने जा रहे हैं और वो भी विकास के दम पर। बजरंग जी, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा आज की चर्चा में। सरकार सभी को, सरकार ने अभी सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगाया, इसलिए ये दिन में जागते हुए भी सपने देख रहे जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 10 साल का इनका शासन काल देख लो, एक भी रुपए की छूट किसी भी सामान पर, किसी भी चीज पर दी हो, कोई टैक्स में छूट दी हो। जब से ये सरकार है, जब से अब तक नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में वृद्धि करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया। जिन आइटम पर आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 5% टैक्स होता था जनरल गुड्स आइटम पर, आज उस पर 28% जीएसटी लिया जा रहा है। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक जितना चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद, एक तो ऐसी आइटम में कभी टैक्स नहीं था। किसी कमी सरकार ने उनको भी जीएसटी के दायरे में लाकर उनके पर टैक्स लगाने का काम किया। यहाँ तक कि गरीब व्यक्ति के ऊपर, गरीब व्यक्ति सब्जी फल से रोटी खाता है, सब्जी फल के ऊपर भी मार्केट फीस लगाने का काम इस सरकार ने किया, जबकि हमने हुड्डा सरकार में सब्जी में फल पर पूरी तरह से मार्केट फीस लगाने का काम किया। और यहाँ तक कि आप देखिए ये कहते हैं कि हमने काम किया, जब पर में मुख्यमंत्री जो हुड्डा था, हम ये करेंगे, तो क्या नया काम कर दिया आपने? जुमले की सरकार है, ये कहते हैं भाई अपने पार्किंग के साथ साथ। ठीक है बजरंग जी, आपने सरकार की नाकामी भी बताई और अपनी सरकार की उपलब्धि भी आपने बताई। अब मैं ये पूछ रहा हूं सर, नया क्या कांग्रेस पार्टी के पास विजन है आने वाले चुनाव के लिए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारे ऊपर जनता का पूरा आशीर्वाद है। प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर, आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहता है। वो कांग्रेस का के साथ है, कांग्रेस को आशीर्वाद दे रहे, तू दे रहे। उनको पता 2005 से लेकर 2014 तक जो हमारी सरकार थी, तो हमने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी उससे कहीं ज्यादा काम हमने करके दिखाया। हमने गरीबों के लिए 30 लाख 82 लाख गरीबों को मुफ्त प्लाट देने का काम बजरंग जी, किया। ये बात तो आप पिछले दो चुनाव से कर ही रहे हैं ना। अब नया आप क्या बता रहे हैं जनता को जो भरोसा करे? जनता के लिए नया ऐसा सुन लीजिए, हमारी सरकार आते पहली कदम से इन्होंने जो पोर्टल खेलने का काम किया है वो खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार का पोतनी आएगी जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ। 2.5 साल से जनता अपनी प्रॉपर्टी को ठीक कराने के लिए लगी हुई है। जिसका 100 गज का मकान था 500 गज का दिखा दिया, जिसका 1 करोड़ का मकान था वो खत्म करेंगे। 5,000 किसान पत्र खत्म करेंगे, ये पेंशन देंगे। ठीक है, यानी कि आपने अपनी टाइमलाइन तैयार कर ली है और ये आप लोग अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं। अब मैं लौटूंगा बजरंग जी, एक छोटा रिएक्शन पहले सबका हो जाए, फिर मैं विस्तार से आता हूं आप लोगों के पास। अब विवेक चौधरी जी के पास हम चल रहे हैं। विवेक जी, क्या विजन जेजेपी का? वादे तो आप भी कर रहे हैं। पराग भाई, मैं तो एक चीज जानता हूँ, विजन हमारा एक ही है कि युवाओं की किस तरह भागीदारी बढ़े, युवा कैसे आगे आए, महिलाओं की किस तरह भागीदारी बढ़े, किसान को किस तरह उसका लागत मूल्य मिले, किस तरह किसान की उत्थान हो, आज कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, सभी को
एक साथ लेके चलने का काम ये सब तो जननायक मिल जनता रहा है, पार्टी सरकार कर कह रही है। और नहीं, मैं अभी उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर सरकार कह रही होती तो सरकार का प्रवक्ता आज डिबेट में बैठ के भी ये बात कहता। हम तो ये देख सकते हैं कि आज के दिन सरकार के पास जवाब नहीं है। आज मुख्यमंत्री महोदय को अगर हम घोषणा मुख्यमंत्री कह दें तो कोई गलत बात नहीं, और घोषणाएं करने में भी ऐसे माहिर हैं, हम ये नहीं कह सकते इनको यही नहीं पता कि घोषणा करनी क्या है और इम्प्लीमेंट कैसे हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, पराग जी, आपके चैनल पे कई बार हमने डिबेट की। सोनीपत के अंदर मुख्यमंत्री महोदय अनाउंस करते हैं 1 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट देने का काम करेंगे अगर किसी गांव में पंचायती जमीन नहीं है जी। और उसके कुछ दिन बाद अखबार में ऐड आती है कि 1 लाख रुपए में 1 मरला जगह मिलेगी, यानी कि 30 गज। मुख्यमंत्री महोदय को खुद ही नहीं पता कि कहना क्या है। इसी तरह अगर मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड, हम बारी बारी टीवी डिबेट पे बैठ के कहते थे कि आयुष्मान कार्ड अस्पताल इलाज करने से मना कर गए, अस्पतालों की पेमेंट पेंडिंग है। आज जब आपकी खबर चली, आपने खबर चलाने का काम किया, आज मुख्यमंत्री या हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी किससे बैठक कर रहे थे? आज क्या दिक्कत थी? आज किस बात की ये खबर है? अगर आयुष्मान कार्ड ठीक ठाक चल रहा, जो पहले से इनकी जी का जंजाल जो इन्होंने पब्लिक के लिए बनाया हुआ, अगर वही इनसे सही चल जाए तो आगे इनको करने की जरूरत ही नहीं। हम तो ये जानते हैं, आज अनाउंसमेंट तो कर दी 21 लाख रुपए सरपंचों को देंगे, 21 लाख रुपए की परमिशन दे दी कि 21 लाख तक के काम कराएं। पहले 5 लाख किसने किए थे, फिर 10 लाख किसने किए थे? वो कांग्रेस के जेजेपी के अनाउंसमेंट क्या है विवेक जी? जेजेपी के अनाउंसमेंट क्या है? जेजेपी के अनाउंसमेंट चुनावी घोषणा पत्र हमारा चुनाव आने पे आपके सामने होगा। हम तो एक चीज जानते हैं, हमारी अनाउंसमेंट्स मेन जो है, जो हम पहले दिन से लेके आए हैं, 75% आज कोर्ट के अंदर है। हमारी प्राथमिकता है कि हरियाणा के युवाओं के रोजगार के लिए जो भी बेहतर से बेहतर काम किया जाए उसके लिए हम कोशिश करेंगे। आज अगर बात की जाए किसानों के डायरेक्ट खाते में पेमेंट पहुंचाने का, अगर किसी प्रदेश ने काम किया तो वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की सोच थी और वो विजन था कि हरियाणा प्रदेश सबसे पहले उस काम में सफल रहा और किसान को सशक्त बनाने का एक पहल उन्होंने की। आज ऑनलाइन अगर बात की जाए, रिवेन्यू रिकॉर्ड पूरे देश के अंदर किसी प्रदेश का है तो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का विजन था कि उन्होंने करके दिखाने का काम किया। विजन ही है। पराग भाई, मैं तो एक चीज कहता हूं कि आज से पहले 2019 के चुनाव से पहले आप ये बीजेपी के प्रवक्ता बता दें, अगर आएंगे तो बता देंगे कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का काम क्या होता था? सिर्फ सरकारी जहाजों में तेल डालना। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के पास जब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट आया, हरियाणा प्रदेश के अंदर ना केवल हिसार के अंदर एयरपोर्ट बनाया गया, ना अंबाला के अंदर बनाया गया, ठीक है, पूरे स्टेट के अंदर कहीं पे हेलीकॉप्टर हब बनाया गया, कहीं पे ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। तो हर एक चीज में एक विजन के साथ। ठीक है, आप ये एक बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं, आपका ये मानना है। ठीक है, मैं लौटूंगा। हमें बीजेपी से प्रवक्ता नेहा धवन भी ज्वाइन कर चुकी हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने विरोधी प्रवक्ताओं का कमेंट सुन लें, फिर एक साथ सबका जवाब दीजिएगा। रजन जी, आपके पास में आ रहा हूं। क्या तैयारी इनेलो की है? देखिए पराग भाई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा तैयारी रहती है, चुनाव के लिए कहे, जनता के लिए कहे। आप तो बदलाव की भी बात करते हैं सर। जी, बदलाव निश्चित तौर पर जनता करती है, जनता करती है। जनता बदलाव के मूड में निश्चित तौर पर बैठी है। देखिए किस प्रकार से वो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देने वाले लोग थे, उनको ठिकाने लगाने का काम किया उन्होंने। जो बार बार हरियाणा में 10 की 10 और 11 की 11 कहने के वाले थे, उनका इलाज करने का काम किया। ये जो आप बता रहे हैं, ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, ये घोषणाएं बेवजह नहीं कर रहे। ये घोषणाएं इसलिए कर रहे हैं कि इनका हरियाणा की जो जनता है उनका मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। अब ये उनको लालच देने का काम कर रहे हैं। ये बार बार जिनको रेवड़ियां कह रहे थे, अब ये देखिए किस प्रकार से जनता के सामने गिड़गिड़ाने का काम कर रहे हैं। एक बार इनसे कोई पूछे कि जब सरपंच जो 2 लाख का जो इनका जो टेंडर की कहते थे कि 2 लाख का तक का काम करा सकते हैं,
और वो जब धरना किया, प्रदर्शन किया, तब उनकी बात नहीं सुनी, उनके ऊपर लाठियां भाजने का काम किया, उनको डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, उनको सस्पेंड करने की धमकी दी। और आज देखिए किस प्रकार से ये बेवजह बिना मांगे 21 लाख रुपए तक के काम कराने के कह रहे हैं कि आप 21 लाख तक का काम करा लीजिए। ये कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनकी सरकार को उनकी औकात दिखाने का काम किया है। जो सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन करते थे कि हमारे तनख्वाह बढ़ा दीजिए, हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, आज उनको बगैर मांगे किस प्रकार से 16,000 17,000 दिए। ये क्या है? ये सिर्फ यही तो है कि जो उनको पता लग गया कि जनता को ये पता है कि वोट की कीमत क्या है, वोट की ताकत क्या है। अब इनको जनता की ताकत का एहसास हो गया, तब ये कर रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहे थे ये प्रॉपर्टी आईडी के बारे में, जिस प्रकार से जनता को लाइन में लगाने का काम किया था इन्होंने, अब जनता ने इनको लाइनों में लगाने का काम किया। ये हमेशा एसी के बंद कमरे में बैठकर अपने फरमान जारी करते थे, आज जनता ने इनको सड़कों पर दौड़ाने का काम कर दिया। किस प्रकार से सीएम साहब देखिए आप लगातार इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। बोला एक आपने नाम सुना होगा स्टील प्लस 4 की एक जो बहुमंजिला इमारतें बनाते थे, जिस पर कहीं ना कहीं जनता का पैसा भी बचने का काम करता था। एक फ्लोर पे 4-4 5-5 या एक ही परिवार के लोग रह जाते थे, उसकी परमिशन को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब दोबारा कह रहे कि नहीं ये कर देंगे। किस प्रकार से इन्होंने टुकड़ों में रजिस्ट्रियों का करने की घोषणा जो नहीं की। लेकिन रजमन जी इस पर भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि जो लोकसभा में जनता का साथ रीजनल पार्टी को नहीं मिला, उसका कारण क्या है? हम उन कारणों को खोजकर उनका समाधान करें ताकि विधानसभा में मजबूती दिखा पाए। देखिए मैं कारणों को खोजने की बताता हूँ। लोकसभा चुनाव में केवल 2 ही मुद्दे काम किए थे, एक मोदी के खिलाफ और एक मोदी के पक्ष में। मोदी जी को हराने वाले जो लोग थे उन्होंने देखा है कि राष्ट्रीय स्तर का जो मामला था, क्या सबको पता था कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने वोट देने का काम किया था, केवल और केवल इस वजह से कि उनको पता था कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई काम कर रहा है तो वो इंडिया गठबंधन कर रहा था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं, सबको पता है कि विधानसभा। चलिए, आप ये मान रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे रहेंगे तो स्थानीय पार्टी को तवज्जो जनता देने की कोशिश करेगी। पराग जी मात्र 10 सेकंड में, सरपंची के चुनाव लगा लो, निगम पार्षद के चुनाव लगा लो, विधानसभा के लगा लो, हर चुनाव में या उप चुनाव में, हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे काम करते हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे काम करेंगे। जनता ये देखती कि कौन व्यक्ति हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकता है, कौन हमारी लड़ाई लड़ सकता है, कौन हमारे हित में काम कर सकता है। ठीक है, नवीन गौड़ जी, क्या तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है? सर, लोकसभा में तो चूक गए, एक सीट आप लड़े जरूर लेकिन साथ नहीं मिला जनता का। अब विधानसभा में लग रहा है कि हरियाणा में कोई संभावना आम आदमी पार्टी के लिए है, और अगर है भी तो बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। पराग जी नमस्कार आपको, और पैनलिस्ट को भी नमस्कार, और जितने भी दूसरे साथी जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। पराग जी, चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र का आम आदमी पार्टी ने, और बड़ा शानदार चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, और बहुत ही कड़ी टक्कर दी। जो भारतीय जनता पार्टी इंपोर्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का कोयला चोर कहने वाला जो कैंडिडेट इंपोर्ट किया था, उसको हमने कड़ी टक्कर दी और मजबूती से चुनाव लड़ा। हाँ, हमारी हार हुई, जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर उसमें एक शानदार वोट शेयर आम आदमी पार्टी का कुरुक्षेत्र में मिला। लगभग 5,13,000 वोट हमें मिले, जिससे उत्साह आम आदमी पार्टी का काफी बड़ा है जी। और आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा के अंदर मुहिम, नई मुहिम्स, नई इनिशिएटिव्स और नए एक्टिविटीज के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। जिस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम गांव-गांव में जाके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारी क्या क्या गारंटीज हैं, क्या क्या आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को सुधारा है, उसी प्रकार से हम हरियाणा में भी करेंगे। तो जिस प्रकार से सबसे पहली गारंटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिस प्रकार से 300 यूनिट बिजली पंजाब में और 200 यूनिट बिजली दिल्ली में निःशुल्क मिलती है, 24 घंटे मिलती है, वही उसको आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी सुनिश्चित करेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो दूसरा, अच्छी शिक्षा की जो गारंटी है वो हम आम आदमी पार्टी के हर लोगों को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बनती है तो हर गांव की जो शिक्षा व्यवस्था, जो स्कूल का बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी ने करा, जो जर्जर हुई इमारतें हैं, अध्यापकों की अधूरी भर्तियां हैं, और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जी तो कह रहे हैं सब बीजेपी कर रही है, फिर आपके लिए क्या बचेगा सर? बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो बेड़ा गर्क कर रही है ना। बीजेपी ने क्या किया है? वो तो कह रहे हैं कि आप देखिए तमाम सारी स्कीम्स ला रहे हैं या फिर लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए पराग जी,
बात बताइए, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी वालों ने 1000 सरकारी स्कूलों को बंद किया, इससे कोई मना नहीं कर सकता, ना बीजेपी वाले खुद मना नहीं करेंगे। दूसरी बात, हरियाणा के स्कूलों की जो दुर्दशा है, हरियाणा के स्कूलों का जो बेड़ा गर्क जो लोगों ने भैंस बांध रखी है, भूसा क्या स्कूलों के अंदर भर रखा है, उससे आप नहीं मना कर सकते। गांव के लोग जानते हैं, अपना पेट काट काट के लोग अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूलों की फीस भरते हैं, तो कैसे वो भुला देंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों को जो पिछले, अगर अच्छा अब जो ये काम करने की बात कर रहे हैं कि ये पेंशन बढ़ा देंगे, ये सरपंचों की लिमिट बढ़ा देंगे, ये उन्हें टीए डीए भी देंगे, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट हो जाता है पराग जी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता से, हरियाणा के लोगों से अब ये उनको स्पष्ट लग रहा है, ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि चुनावी समय में जब एक बार चुनावी समय में जब ये स्कीमें लेके आप आते हो, क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि वो चुनाव जो इलेक्शन का, एक अंतिम बात और होगा, इलेक्शन में वो लोग माइलेज लेना चाहते हैं इन सब स्कीमों का। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, सरपंचों की जो इन्होंने अभी लिमिट बढ़ाई है, 2 साल पहले वही लिमिट घटाने वाले यही लोग थे। या तो वो तब गलत थे या वो आज गलत है। ठीक है। और अगर वो तब गलत थे तो उन्होंने सरपंचों की पिटाई क्यों करी? ठीक है। क्यों अत्याचार करा? और क्यों हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में रोड़ा बनी भारतीय जनता? ठीक है, जवाब ले लेते हैं हम। नेहा धवन जी, बहुत सारे आरोप लग गए हैं, आपने सुना होगा तमाम आरोपों को। मैं चाहूंगा जवाब भी एक एक कर थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा, और क्या विजन, क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है कि बीजेपी जो तमाम सारी अब स्कीम्स ला रही है, जो फायदा पहुंचाने के लिए लाभार्थियों को फायदा पहुंचा रही है, वो सारी चीजें चुनाव को देखते हुए अब की जा रही है। पराग जी, मैं हर डिबेट में अपनी एक बात कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में और हरियाणा राज्य में जब से बनी है, तब से हमने निरंतर एक अपना विजन बनाकर, एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान बनाकर, प्लान ऑफ एक्शन सरकार ने बनाया है कि कब किस समय क्या काम करने हैं, उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। हम ना तो 2014 में 2019 को लेकर काम कर रहे थे, ना ही हम 2019 में 2024 को लेकर काम कर रहे हैं जी। हमारा जो कर्तव्य है, जनता ने हमें चुना 2014 में और 19 में, उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमने अपने सरकार के 5 वर्षों की जो विकास के कार्य थे उनकी लिस्ट बनाई, उनको स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग की, और ईयर बाय ईयर, मंथ बाय ईयर, मंथ बाय मंथ हमने वो एक्शन जो करना था, वो प्लान ऑफ एक्शन हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, बशर्ते इस बात को बिना देखते हुए कि विपक्ष हमें कितना ही लांछन लगाए, हमारे काम में कितना मीन मेट निकाले। हमने जनता को वादा किया था ट्रांसपेरेंट सरकार देने का, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का। लेकिन नेहा जी, आपके विरोधी ये कह रहे हैं ना कि एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर रहे हैं आप लोग चुनाव के ऐन मौके पर, ये चीजें पहले होनी चाहिए थी। देखिए, मेरी बात एक बार पूरी होने दीजिए, मैं छोटा छोटा सबको जवाब देके, और मेरी उस बात में आपका भी आंसर जरूर मिलेगा आपको। लाभार्थी तो हमारे 2014 से है ना, जब जनता आपको चुनकर भेजती है और सरकार आपके हाथ में आती है, तो आप किसको लाभ पहुंचाओगे? जो भी विकास के काम करोगे आपके लाभार्थी बनेंगे। हमने जो 2014 से 19 तक काम किए थे, 19 में हमें जो मैंडेट मिला था, जनता ने हमें केंद्र में बहुमत से बनाया था, हमें हरियाणा की सरकार में भी इतनी संख्या में हमारे एमएलए चुनकर आए थे, तो वो लाभार्थियों के कारण ही तो चुन के आए थे। अब जो 5 से 6 महीने का वक्त विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में रहा है, क्या इस वक्त सरकार को काम करना बंद कर देना चाहिए? मैं आपसे पूछती हूँ और विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता यहाँ बैठती हूँ उनसे पूछती हूँ, क्या उनकी सरकार होती तो क्या इन 5-6 महीनों में काम नहीं करती? जो कि पेंडिंग काम है वो तो समय अनुसार होंगे। दूसरी बात, मैं छोटा छोटा सबका जवाब दे दूं। मैं जब जुड़ी थी तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात कर रहे थे कि हमारी सरकार आ गई तो हम ये ऑनलाइन पोर्टल बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। राजीव गांधी जी का सपना था डिजिटलाइजेशन का। इस बात को मानने के लिए तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं कि ये बात, ये विचार कौन सबसे पहले लाया था? कांग्रेस सबसे पहले लाई थी, राजीव गांधी जी सबसे पहले लाए थे। ट्रांसपेरेंसी की बात किसने की थी? कांग्रेस ने सबसे पहले ली थी, करी थी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का मादा
इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो किस सरकार ने पहल की? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहल की, मेरी सरकार ने पहल की, मेरे संगठन ने ये पहल की कि हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई भी नया बदलाव जब आता है, सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव जब किया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। जो मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा, वो उस ट्रांसपेरेंट सरकार को लाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो कुछ असुविधा होती है, चाहे वो पोर्टल की बात हो और चाहे वो हमारे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे वो फैमिली आईडी की बात हो, जो उसको इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो थोड़ी असुविधा होती है, उस असुविधा के खेद के लिए सरकार ने शायद प्रचार नहीं किया, जिसकी वजह से ये हमें देखना पड़ा। अब छोटी छोटी सी बात का मैं जवाब दूं, आम आदमी पार्टी का मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि इतनी झूठी पार्टी है, उनके सरगना जो है अरविंद केजरीवाल, जवाब ही नहीं है इनके पास, जवाब है नहीं बीजेपी वालों के पास, आम आदमी पार्टी के। नवीन जी एक बार देखिए, पहला राउंड कंप्लीट हो जाए, नेहा जी भी अपना पहला राउंड कंप्लीट कर ले, फिर मैं आऊंगा आपके पास, फिर इंटरप्ट करेगा, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले राउंड में प्लीज नहीं। मेरे बोलने का अधिकार में तुम झूठे लोगों को आइए मुद्दे पर आइए नेहा जी। बिल्कुल मुद्दे पर रहूंगी मैं, मुद्दे से कभी नहीं भटकती पराग जी। बात आती है इतनी झूठी पार्टी के सरगना, जिन्होंने अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि वो जनता के लाभ का काम करेंगे, स्कूल के सामने ठेके खोलकर एक पेटी शराब के साथ दूसरी पेटी फ्री देने का काम करते हैं और शराब घोटाले में लिप्त होते हैं। ऐसी पार्टी के प्रवक्ता को मैं जवाब देना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि उनकी सभी बातें दिल्ली के लोगों के सामने झूठ साबित हुई हैं। आपका एजुकेशन मॉडल जीरो, आपका यमुना साफ करने का मॉडल जीरो, आपने जितने वादे किए थे यहाँ पर कि हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी का कैडर है, सबसे बड़ी पार्टी के कैडर का एक सीट कुरुक्षेत्र की आप हार। लेकिन नेहा जी आपको नहीं लगता ये बातें पुरानी हो गई, चूंकि पंजाब में भी तो सरकार बना ही ली ना आम आदमी पार्टी ने? पंजाब का भी भट्टा दिखा दिया, आपको सब मालूम है। पंजाब में नशा दिन रात बढ़ रहा है, पंजाब में SYL पर ये लोग बात नहीं करते हैं, वहाँ पर ये आम आदमी पार्टी पंजाब बन जाते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी हरियाणा बन जाते हैं, जब फायदा होता है तो दिल्ली के साथ हो जाते हैं, जब फायदा होता है। इनेलो और जेजेपी पर भी संक्षेप में बहुत जल्दी से रख दीजिए, फिर मैं बजरंग जी आपके पास आ रहा हूं। जेजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहती हूँ, बड़े गुणगान गा रहे थे वो डिप्टी सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब किस सरकार में थे, किनके साथ रहकर उन्होंने काम किए? आज वो बात करते हैं कि किसानों के लाभ का काम किया डिप्टी सीएम साहब ने। क्या सीएम के बिना, क्या हमारे सरकार के बिना, क्या हमारी सहयोग के बिना वो ये काम कर सकते? वो कह रहे हैं कि उनकी सोच तो थी ना, उनकी सोच थी तभी तो इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। पराग जी, इम्प्लीमेंटेशन सरकार में कैसा होता है? आऊंगा विवेक जी, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। एक बात बता दें पराग जी, आप भी बता दीजिए और ये प्रवक्ता साहब भी बता देंगे कि क्या केवल डिप्टी सीएम के सिग्नेचर से सीएम? चलिए आप एक बहुत संक्षेप में इनेलो पर भी एक, फिर मैं जा रहा हूँ बजरंग जी के पास। इनेलो पार्टी तो बड़बोली पार्टी हो चुकी है, अब उनका जनाधार नहीं बचा है। इस चुनाव में भी आपने देखा कि वो सबसे कम वोट लेने वाली पार्टी थी, सबसे कम जनता ने उनको कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर ही तो चुनाव होगा, विधानसभा का जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आप मैं प्लीज एक एक करके रखेंगे अपनी बात ताकि सब लोग समझ पाए। और 140 करोड़ जनता ने जो जीत आज एनडीए को दिलाई है, उसी से ये सारा विपक्ष बौखला रहा है और ये बौखलाहट इनकी इस तरह से निकल रही है। चलिए बजरंग जी आप बताइए, चुनाव के एंड मौके पर जो समय बचा है, सरकार क्या योजनाएं लाना बंद कर दे, अब लाभ देना बंद कर दे जनता को, स्कीम्स बंद कर दे, बताइए क्या करना चाहिए? मैं ये बताता हूँ, 10 साल सरकार ने जनता की जेबों में डालने का काम किया, ठगने का तब भी काम कर रहे थे, हम तो तब भी काम कर रहे थे बजरंग जी। क्या किसानों के खाते में हमारा जो 2000 रुपए जाते हैं वो नहीं जा रहे थे? क्या किसान कार्ड नहीं मिल रहे थे? क्या भवंतर भरपाई योजना नहीं मिली? क्या मुआवजा किसानों को हमने नहीं बढ़ाया? आपकी सरकार के समय में कितना मुआवजा था? ठीक है, चलिए अब जवाब ले लेते हैं ना, बजरंग जी बोल रहे हैं, नेहा जी सुन लेते हैं। बुला लो और किसी प्रकार की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बिठाया करो। तो बोलिए अकेले वो टाइम दिया, किसान को ठगने का काम किया, बड़े साथ राज में सही लोग मॉडल किसान के साथ मॉडल खेलते, आरती साथ मॉडल खेलते हो। आज भी 350 करोड़ रुपए आरती के ठेकेदारों की
जो कमीशन है, मजदूरी है, सरकार की तरफ बाकी है, पैसे नहीं दे रहे सरकार की तरफ। आज भी 30 साल का मुआवजा नरमे का बाकी है, वो अपनी मेरे आप कहते हो हम किसान कहते थे, किसान को आपने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, 20-20 फुट की खाइया खोद दी, फिर आप कहते हैं हम किसान कहते थे इस्लाम की वोट मांगोगे, इस्लाम की वोट मांगोगे। आपने किसानों को दुला कर पिटा, आपने सरपंचों को दुला कर पिटा, छात्रों को दुला कर पिटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को दुला कर पिटा। इस्लाम की वोट मांगोगे, आपने व्यापार खत्म कर दिया। इससे बड़ी कमी सरकार हो सकती है। ठीक है, चलिए बजरंग जी ये तमाम सारी बातें आप कर रहे हैं, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सवाल कांग्रेस की विजन को लेकर भी है सर। हम सिर्फ नाकामी बताएं बल्कि अपना विजन भी क्लियर करें, ये भी बहुत जरूरी होता है। अभी हमारा विजन बता रहा हूँ, सिर्फ की बात है। आप ये बताइए इनके राज के अंदर ना व्यापारी सुरक्षित, ना आम जनता सुरक्षित, माता बहन सुरक्षित है। इसका एक एएसआई जो संदीप कुमार नाम है, कल करनाल जिले के अंदर अपराधी हुआ, गोली मार के कर देती है। 3 दिन के अंदर फरीदाबाद में व्यापारी मारा, गुड़गांव में व्यापारी मांगा, फतेहाबाद के अंदर मारा। क्या मेरी बहन ठीक है सर, चलिए अब मैं विवेक जी के पास चल रहा हूँ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। ठीक है, अब मैं लौटूंगा आपके पास। थोड़ा छोटा ही रख देना सर, 5 लोग हैं, आसानी रहती है एक दूसरे के पास जाने में, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, हाँ राग भाई, जो सवाल मैंने पूछे थे बीजेपी प्रवक्ता ने बीजेपी प्रवक्ता ने मेरी बात तो पूरी सुनी, पर जो सवाल पूछे उनके जवाब उनके पास नहीं थे। आज ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री किसके थे और किसकी सरकार थी। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि हमारी सरकार थी, हमने तो ये कहा हमारा विजन था। आज पूरे देश के अंदर कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? बीजेपी की प्रवक्ता बता दे कितने प्रदेशों में डायरेक्ट पेमेंट खाते में डालने का काम किसानों के कर रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी प्रवक्ता बता दे कितने प्रदेशों में ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है इनकी सरकार ने। बीजेपी प्रवक्ता बता दें कि कितने प्रदेशों में इनका जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसने उस तरीके से काम किया, या 2019 से पहले क्यों सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सरकारी जहाजों में तेल डालने के लिए किया जाता था। अभी ये बातें तो कर रहे हैं पराग भाई कि हमने 21 कर दिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप पराग भाई जितने भी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और जनता जो हमें देख रही है, एक चीज सबको पता है, सुन लीजिए आपका भाषण बात सुनिए, मैंने आपको सुन लीजिए भाई, अगर पराग भाई तो नहीं हो पाएगा। इनसे एक बात है, आपको अपनी बारी में जवाब नहीं आते, एक करके बोलना जरूरी है। मैंने कई बार कहा नहीं जी आप तैयारी करके आया कीजिए, आपको पता होना चाहिए। आप अपनी बात करिए ना, आप ये कहाँ बात लेकर जा रहे हैं, किस बात की तैयारी की बात कर रहे हैं आप केवल दुष्यंत चौटाला की जयकार करके बड़े प्रवक्ता बने हैं। आप क्या तैयारी करके आते हैं? आप कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं? आप पर्सनल अटैक मत करिए, आपकी आदत है ये गंदी। आप पर्सनल अटैक करके डिबेट का रूप मोड़ने का काम करते हैं। आप किस तैयारी की बात करते हैं? आप चाटुकारिता करिए। एक बार सुन लेते हैं नेहा जी, विवेक जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। इनकी बात के लिए बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। अगर ये मेरे बारे में पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं इनके बारे में पर्सनल अटैक करूंगी। आप लॉजिकल बात करिए, आप लॉजिकल जवाब दीजिए। क्या केवल दुष्यंत चौटाला जी अकेले इस काम को इम्प्लीमेंट कर सकते थे? सरकारी तौर पर बताइए, क्या केवल दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के सिग्नेचर से ये फाइल पास हो सकती थी? क्या एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता था बिना सीएम की परमिशन के? क्या बात करते हैं आप? सरकारी कामों का पता नहीं है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, सरकार कैसे काम करती है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। बैठ जाते हैं प्रवक्ता बन के। आप दुष्यंत जी की चाटुकारिता करके प्रवक्ता मत बनिए, आप ही पढ़कर आया कीजिए। आप बताइए, देखिए एक करके बोल लीजिए और मुद्दे पर रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, हम अच्छे से एक सकारात्मक चर्चा कर पाएंगे। नेहा जी एक बार विवेक जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा आपके पास। थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा रुकिए। आपकी की बातें जो आपने कही मेरे सवालों के जवाब नहीं थे। अरे बहन जी हाथ जोड़े,
आप एक बात बता हाथ दीजिए, जोड़ेंगे, आवश्यकता ही नहीं पड़े आपको, अगर आप संयम में रहे तो। आप संयम में रहिए भाई साहब, संयम में रहकर बात करनी चाहिए आपको, आपको हाथ जोड़ने नहीं पड़ेंगे। क्या सिखाती है वो जनता देख रही है, आपके पास जवाब नहीं है। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहे, मैंने क्या अपशब्द कहे, मैंने क्या अपशब्द कहे आपको? जनता बिल्कुल सुन रही है, जनता मेरी लॉजिकल बात भी सुन रही है कि क्या केवल और केवल आप अपनी पार्टी के मुखिया को, अपने पार्टी के डिप्टी सीएम को अगर आप क्रेडिट देते हैं तो क्या बीजेपी का क्रेडिट नहीं जाएगा? यही बोल, मैं इनके बारे में बोल लूंगा। नहीं विवेक जी, आप ही की बारी, आप बोलिए। विवेक जी, आप ही की बारी, आप बोलिए। ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। विवेक जी, आप पहले भी बोल रहे थे। नेहा जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए, एक बार कंप्लीट कर ले विवेक जी, ऐसे समय खराब हो रहा है, फिर बाकी लोग भी हैं। विवेक जी बोलिए। ट्रांसपेरेंसी की बात इन्होंने की, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें इन द्वारा की गई। मैं कल का परसों का वाक्य बताना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र से इनके निकाय मंत्री आते हैं, सुभाष सूदा जी नए निकाय मंत्री बने हैं, उनके एक पार्षद, उनके करीबी एक पार्षद ने 20,000 रुपए 9 महीने से एक गरीब आदमी के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना का फायदा पहुंचवाने के लिए। आज हमारे साथी योगेश शर्मा जो प्रत्याशी थे हमारे वहां से, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, उसके पैसे वापस दिलवाने का काम किया। ये लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। आज आपके पार्षद, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर किस तरह के आरोप लग चुके हैं। 2014 से 19 तक जब आपके मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी ठीक है मिनिस्टर प्रदेश की सरकार में, उनके ऊपर किस तरह के नारायणगढ़ की जनता ने काम किया, वो आपको भी पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं नवीन जी के पास जा रहा हूँ, मैं नवीन जी के पास जा रहा हूँ, फिर नेहा जी आऊंगा आपके पास। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब आप दोनों को प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। नवीन जी थोड़ा सा संक्षेप में रखेगा, और प्लीज मैं दरख्वास्त करूंगा सभी लोगों से एक एक करके रखें तो ज्यादा बेहतर होगा अपनी बात। नवीन जी धन्यवाद। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा और 1 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। एक कहावत, एक स्लैंग बेसिकली इसको कह सकते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। तो बीजेपी ने जो पिछले 10 साल में किया है वो ये किया है। दूसरी बात, इन्होंने स्पष्ट कर दिया आज इनके पास आम आदमी पार्टी के सवालों का जवाब नहीं है, इन्होंने सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। अब 4 पॉइंटों पे बात करी, चारों पॉइंटों पे मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, इन्होंने सरपंच के बारे में मैंने सवाल पूछा था, या तो आप तब गलत थे या आज गलत थे। अगर आप तब गलत थे तो क्यों लठ मारे? जवाब नहीं है। स्कूलों की इन्होंने बात करी कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था खराब है। अरे मैडम, मैं आपको चैलेंज करता हूँ चैनल पे बैठ के, दिल्ली का आप स्कूल बता दो कोई भी, हरियाणा का आप बेस्ट स्कूल, हरियाणा का टॉप का स्कूल। राजी रोको इनको, रोको राजी रोको इनको फुल्ली अथॉरिटी दे दी बोलने की। नहीं अथॉरिटी सर सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। इनको रोको। नेहा जी थोड़ा सा रुकना होगा प्लीज, बोलिए आप। नवीन जी आप बोलिए। तो स्कूल का मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन डिबेट में चैलेंज कर रहा हूँ। हरियाणा का जो बेस्ट स्कूल है सरकारी, मैं बड़ौदा विधानसभा से आता हूँ, गोहाना भी मेरे पास की विधानसभा है, इनका भी कोई न कोई, तो कोई किसी विधानसभा में ये भी है तो बता दे वहाँ का बेस्ट स्कूल। और दिल्ली में हम चलते हैं। नवीन जी, ये चैलेंज तो आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कर रहे थे ना, ये चैलेंज तो मनीष सिसोदिया पहुंच गए थे वहाँ पे। नहीं कर रहे थे पराग जी। नेहा जी कह रही है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था खराब है, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। हम क्या चैलेंज कर रहे थे, चुनाव में क्या रिजल्ट है उसकी बात है। मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने क्या कहा और हमारे पास क्या है, इनकी झूठ को मैं आपके सामने और जनता के सामने लेके आना चाहता हूँ। चौथी बात करी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी की। बताइए, ट्रांसपेरेंसी बहुत ला दी इन्होंने। देखिए, इनके हर जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ही लोगों के पास एग्जामिनेशन चला जाता है। नीट में भी इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले लोग उसके आंसर रट लेते हैं, लोगों के पास क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली चला जाता है। इतनी ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी वालों ने ला दी। मैं इनसे पूछना, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इतनी ट्रांसपेरेंसी मत लाइए। इतना जो पेट काट के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग करवाते हैं और फिर वो नीट का और इसका फॉर्म भरते हैं, जिसकी फीस आप खाते हो बैठ के भारतीय जनता पार्टी वालों, जो उन गरीब लोगों के बारे में सोचो। उसकी बद्दुआ जो है, बद्दुआ आपको परेशान करेगी। भारतीय जनता पार्टी की हार इस बार हरियाणा में सुनिश्चित करेगी आपको। ठीक है रजबन जी, आप बोल लीजिए, फिर मैं नेहा जी आपके पास आऊंगा ताकि एक साथ आप जवाब दे पाए। रजबन जी, मैं पराग जी में एक चीज पूछना चाह रहा था, जवाब तो खरी इन्होंने खुशी का भी नहीं दिया कि जो पहले एक सेकंड रजबन भाई, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस प्लीज, आई एम रियली सॉरी।
एक इन्होंने SYL की बात करी। तो नेहा जी से ना एक स्पष्ट और साफ सवाल पूछ रहा हूँ, नेहा जी आपकी बीजेपी का जो स्टैंड है पंजाब यूनिट का, वो जरूर बता के जाइएगा SYL को लेके क्या है, और अगर उस स्टैंड पे आप हरियाणा की तरफ हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलिए, मैं रजवन जी आप अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, कहीं स्पीकर ऑन है तो प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आवाज गूंज रही है, वापस आ रही है रिपीट होकर। रजवन जी अब आप बोलिए। मेरी आवाज गूंज रही है? नहीं, कहीं पर किसी का स्पीकर ऑन है, अब मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन प्लीज उसे ऑफ कर। चलो कोई बात नहीं, मैं पराग जी मैं बता देता हूँ। जो बार बार ये बात करते हैं कि हमने प्रदेश में अच्छा काम किया है, प्रदेश में अच्छा काम किया, आज मैं उन्हीं से ही शुरुआत कर देता हूँ। सीएम साहब शायद सिरसा में थे और ये बार बार बात कर रहे थे, वहां पर भाषण दे रहे थे कि 24 घंटे हरियाणा में बिजली देने का काम। हकीकत ये है कि 24 घंटे, गाँव की तो बहुत दूर की बात है, इनकी जो मीटिंग है उसकी मीटिंग तो वहाँ पे, इनकी मीटिंग में भी अगर बिजली कट रही है वहाँ पे 4 से 5 मिनट अगर सीएम साहब को बगैर बिजली के बैठा रहना पड़ता है, तो इनके वायदे कहाँ है, क्या है? दूसरी बात, एक प्लांट की बात करते हैं, बिजली पूरी कब आएगी? जब कोई नया प्लांट लगाए। इन्होंने एक सिंगल कोई प्लांट नहीं लगाया और फिर ये कहते हैं कि हमने बिजली पूरी दे दी। यहाँ पर हम अक्सर एक बार बात करते हैं कि स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं है। अब एक चीज और भी ऐड कर देते हैं कि स्कूलों में कर्मचारी, स्कूलों में कमरे वगैरह इनके छोड़ो, स्कूलों में बच्चे भी इन्होंने फर्जी भर्ती कर रखे थे। ये एक फर्जी भर्ती का और आ गया कि स्कूलों में फर्जी भर्ती दिखाकर बच्चों का दाखिला दिखाया इन्होंने। ये कैसा काम कर रहे हैं, ये इनका सबसे पूछ के देखिए। 9.5 साल में जब बार बार ये कहते थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, और 9.5 साल में जो हरियाणा का बेड़ा गर्क करने का काम किया, उनको हरियाणा से तो हटा दिया, लेकिन अब उनको ऊपर का मंत्री बना दिया। वो लोग केंद्र में अब देखेंगे कैसा बंटाधार करते हैं। एक चीज अभी सिरसा में ही मैं देख रहा था, वहां पे एक जो बार बार जो मुख्यमंत्री जिनको ये कहते थे कि राजेंद्र सिंह देशुजोधा, उनको ये कहा था कि ये नशे के कारोबार में संलिप्त रहते हैं, उनके कारोबारियों को सपोर्ट करते हैं, उनको पार्टी में उनको टिकट नहीं दिया। आज सीएम साहब ने जाकर उन्हीं को पार्टी ज्वाइन कर ली। अब दोनों सीएम ये बताएं, पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम, कि पहले वाला सीएम ने सही काम किया या अब वाले सीएम ने सही काम किया? ये बार बार ये कहते हैं कि कितनी झूठी पार्टी, कितनी झूठी पार्टी। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी। और ये बार बार एक चीज और भी कहते हैं कि जो इन्होंने पहले बार बार ये कहते थे कि 2 लाख तक का ई टेंडरिंग से कर सकते हैं, और उन सरपंचों को चोर बताने का काम करते थे। अब 21 लाख रुपए तक की इन्होंने कह दिया कि 21 लाख रुपए तक ई टेंडरिंग के काम करेंगे। क्या अब वो चोर नहीं मिले? क्या सरपंचों से इन्होंने लाठियां मारी, क्या उनसे माफी मांगने का काम करेंगे? ये यहीं पर बता के जाएंगे। ठीक है नेहा जी, रखिए बात। पराग जी, हम लॉजिकल बात करते हैं और मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे लगता है उसी में ही इस बात का उत्तर जो है पूरी जनता को मिल जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर की, जो भी हमारी हेल्पर्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से अब तक जब तक बनी, आंगनवाड़ी सेंटर उससे आंगनवाड़ी का जिक्र किसी प्रवक्ता ने किया तो 5,000 रुपए भरने का काम 5,000 अपने घर का सरपंचों की 2 लाख तक की परमिशन आप दे लेके 2 से ऊपर बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। 21 लाख रुपए की करती तो गलती है। क्या सीएम साहब ने जो ऐसे कैसे हो पाएगा सर? सभी एक साथ बोलेंगे तो एक एक करके बोलिए प्लीज। देखिए ना, जो पॉइंट की बात देखिए समय भी कम बचा है, तो एक एक करके बस शॉर्ट में अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं सबकी बात भी नहीं आ पाऊंगा अगर ऐसे होगा तो। जो सवाल पूछ रहे हैं उनके पे तो आ नहीं रही, पता नहीं कहाँ से क्या उठा। जो असलियत खुलेगी इसीलिए ये बीच में बोल रहे हैं, इनके सुनने का मादा नहीं है। चोर मचेरे सुनने का मादा किसका नहीं है वो तो मैं देख लिया। अब आपकी असलियत खुलेगी, मैं एक एक का जवाब दे रही हूँ। और पहली बात ये कि मैं मेरी सरकार के काम गिनाती हूँ तो आप लोगों को कोई काम नहीं गिनाया आपने। वर्कर्स की हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की तनख्वाह। चलिए ठीक है, मैं आप सभी लोगों को रोककर एक शॉर्ट में कमेंट बजरंग जी से लेना चाह रहा हूं, क्योंकि हुड्डा साहब ने बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे हुड्डा साहब कर रहे हैं। बजरंग जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। नेहा जी, अब मेरी बात समय थोड़ा सा कम है, आप बहुत जल्दी से कंक्लूड कर लीजिए। जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। हमने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया
कि कैसे पंचायती राज में भी ट्रांसपेरेंसी लाया जाए और पंचायती राज सरपंचों के लिए अब आपने ट्रांसपेरेंसी खत्म करिए कि लेके आए हो, ये तो बता दो। पोर्टल से ये जब अपने टेंडर भरेंगे तो ट्रांसपेरेंसी जनता के साथ 21 लाख में कोई टेंडर नहीं भरना मैडम, लेकिन आप लोगों की वजह से ये सारे जितने भी ट्रांसपेरेंसी है वो आज तक मेंटेन नहीं हो पाई। ठीक है, अच्छा ये बताइए, यानी आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पोर्टल संक्षेप में एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा बहुत जल्दी से। बजरंग जी बोलिए। नेहा जी अब प्लीज थोड़ा सा रुकना होगा। बजरंग जी फाइनल कमेंट। बड़े बड़े वादे हुड्डा साहब कर रहे हैं, पूरे कैसे करेंगे सर? तो पूरे करेंगे। 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन ये सरकार कहती थी हम 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, हम 400 रुपए देते थे, अभी 1,000 कर दिया, हम 500। हर कम्युनिटी का डिप्टी सीएम बनाएंगे ना, प्रत्येक कम्युनिटी का एक डिप्टी सीएम बनाएंगे ना। आपके साथ इस बहन की तकलीफ है, ये तकलीफ मिट नहीं सकती बहन जी की। ठीक है, चलिए समय मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे तमाम सारे वादों के बीच में, दावों के बीच में जनता के मुद्दे कहीं छूट न जाएं, उन मुद्दों पर खास तौर पर बात हो और जमीनी स्तर पर उतरकर, सोशल मीडिया से नहीं जमीनी स्तर पर उतरकर नेता जनता से संवाद करें, मेल मिलाप करें तो और बेहतर होगा। चूंकि जिन स्थानीय मुद्दों का जिक्र हो रहा है उनको हम बेहतर जनता से मिलकर ही समझ पाते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।